जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आईनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, आजकल जो सियासत है वो आपको पता है सारा का सारा मामला आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूम रहा है। 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, उसके अंदर जो है बड़ी बगले बजाई गई और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा जनाब मुबारक हो, देखे हम कौन सी तरमीम लेके आए, मिसाक जमहूरियत जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ना कभी कोई मुकदमे का सामना किया है, ना उनको पता है कि गरीब बंदा किस तरह से पिसता है। और सारी जो इसके अंदर मकसदियत थी उसके अंदर आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह से काबू किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। और ये आपको पता है कि ये जो एहसास हुआ या रियलाइजेशन हुई, ये उस वक्त हुई जब आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में जो है वो एक तहरीक चली और उसके अंदर जो है वो ये तय हुआ कि जनाब अदलिया को आज़ाद किया जाएगा। उसके अंदर बेशुमार अमेंडमेंट आई, 19वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम को उन्होंने उसके अंदर जो था कि जनाब ये अपॉइंटमेंट है उसको उन्होंने अपने हाथ में किया, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस जो है उसको अपने हाथ में किया, और जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एम्पावर किया, और जो पार्लिमानी कमेटी थी उसको फिर जाहिर है जब हमारे मुकदमात हुए उसके अंदर उनको थोड़ा सा कर्टेल किया। अब ये चीज़ को लेकर जो है वो आज जो है वो हुकूमत वक्त ने फिर 26वीं तरमीम लाई और उन्होंने कहा कि जनाब इसके अंदर कम अज़ कम मंसूर अली शाह साहब को तो हम जो है वो खुदे लाइन लगाए, क्योंकि वो एक आज़ाद मंच जो है वो कहा जाता है कि जनाब एक जज हैं और अपनी मर्जी और कानून के मुताबिक वो फैसले देंगे, किसी के वो के कार्य में नहीं आएंगे और गवर्नमेंट को उससे क्या हो रहा है, क्या उसका मकसद है, वो इसके नहीं आएंगे। वो कहेंगे मैं आइन का पाबंद हूँ, मैंने आइन का हलफ लिया। अब 26वीं आइनी तरमीम आ चुकी है और आज जो है फुल कोर्ट रेफरेंस या अफरीदी साहब ने बुला लिया है और उसके अंदर जो है वो एजेंडे पे बात करनी है। एजेंडा क्या है? एजेंडा बेसिकली यही है कि जनाब जिस तरह से मिलाइन किया जा रहा है अदलिया को, और जिस तरह से उनके लोगों को जो है वो आप कह लें कि प्रेशराइज किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो ना हो। और एक नुक्ते के ऊपर उन्होंने बात करनी कि भाई यूनिटी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूनिटी नहीं होगी या ये अफरीदी साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। काजी फायद ईसा साहब को सपोर्ट हासिल थी लेकिन अकेले वो इतना डेंट नहीं कर सके। ठीक है, 63 की जजमेंट दे दी, उसके अंदर बल्ले का एक निशान कर दिया, डेंट तो किया किसी हद तक, लेकिन ये नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को आज जो इजलास है उसके अंदर एक ही एजेंडा है और वो ये है कि इनको मिलकर चलना है, ऑनरेबल जजेस साहिबान को। फिर जो है वो किसी करवट मामला बैठेगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो फिल वक्त उनका यही है कि जनाब जो है वो किसी तरह से जो है वो इसको पावर को कर्टेल किया जाए। अब पावर को कर्टेल करने एक तरफ जो है वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर अब सूरत हाल ये है कि पहले ये था कि जनाब एक चीफ जस्टिस होंगे और एक उनके बाद जो है सीनियर पुणे जज होंगे और फिर तीसरे जो है वो सेकंड मोस्ट सीनियर होंगे। तो ये बड़ी अच्छी एक थी। इसके अंदर जो है वो सारे लोगों ने कहा कि जनाब बड़ी अच्छी बात है, देखें पार्लियामान ने जो है वो कर दिया, इसके अंदर सो मोटो एक्शन की पावर जो है वो तरमीम किस तरह से बनती भी थी। लेकिन फिर ये पता चला कि मंसूर अली शाह साहब और दूसरे उनके साथ जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर वो वीटो कर देते हैं, जो पावर हैं उनको वीटो कर देते हैं और काजी फायद साहब किसी भी केस को फिक्स नहीं कर पा रहे। जिस तरह से हुकूमत एक कंफर्टेबल चाह रही थी वो नहीं हो रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया, वो 2024 के अंदर ऑर्डिनेंस आ गया। अब उस ऑर्डिनेंस के तहत एक जो है वो आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब होंगे, दूसरे उनके साथ जो है वो उनके नॉमिनी होंगे और फिर उनके सेकंड जो है वो सीनियर पुणे जज होंगे। अब ये कमेटी दोबारा उसी स्पिरिट में आई और ऑर्डिनेंस के तहत ही याहिया अफरीदी साहब ने इसके अंदर केसेस वगैरह फिक्स कर दी। अब हुकूमत ने कहा कि जनाब ये तो हमारी तरह उस तरह से बात मानने को नहीं तैयार, तो क्या करें। तो अब ये पेशन गोइयाँ की जा रही हैं और ये बात जो है वो सुनने में आ रही है कि जनाब 27वीं तरमीम भी लाई जा रही। तो आप इस तरह से मुल्क को चलाएंगे कि सिर्फ आप अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए आप जो है वो आप उसे कह लें कि तरमीम पे तरमीम लाएंगे। एक तरमीम आपको सूट नहीं कर रही, फिर आप दूसरी ले आएंगे, फिर तीसरी ले आएंगे। भाई आप ये देखें कि ये ज़माना आप पे भी आ सकता है। अगर आपके पास जो है वो गवर्नमेंट ना रही और आप अपोजिशन में चले गए और आपको ज़रूरत पड़ गई जिसके अंदर आपको ज़मानतें भी चाहिए होंगी, जिसके अंदर आपने अपने केसेस भी फिक्स करवाने होंगे, तो हुकूमत वक्त जो है वो किस तरह से काम करेगी, ये बड़ी उनको है। और सिर्फ अभी वो जो है इसी चीज़ के ऊपर हुकूमत काम कर रही है। और किसी तरह से उनका ये था कि राना सरार साहब भी कल कह रहे थे कि जनाब जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने अपना बदबख्ती खुद कर ली, अपना नसीब खुद ही घड़ लिया, वो पीटीआई के साथ अलाइन हो गए। अलाइन क्या होना है यार, एक फैसला उन्होंने दिया है, वो किसी पार्टी को सूट करता है किसी को नहीं सूट करता।
आपको याद नहीं है कि जब इलेक्शन कराने की बात थी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो करवाने थे, उसके अंदर मंसूर शाह साहब ने क्या कहा था? मंसूर शाह साहब ने उस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, जिसके अंदर सो मोटो एक्शन हुआ। उसके अंदर कौन? उमर अता बंदयाल साहब, और आपको पता है कि एजाजुल हसन साहब और तीसरे दूसरे जज थे, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया कि नीचे जो है वो जवाद हसन साहब का एक फैसला था, ऑनरेबल जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका एक फैसला आया। उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो आईसीए में जाना चाहिए था। आईसीए के बाद सुप्रीम कोर्ट के मामला आता, तो उन्होंने कहा कि आप 184(3) के तहत आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, उमर अता बंदयाल साहब ने, नीचे जो लीगल रेमेडीज हैं उसको आपने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो मंसूर शाह साहब तो उस तरह के भी मामले रहे। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो मौजूदा है वो चाहती थी कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन वो नहीं चाहते थे, पीटीआई वाले चाहते थे इलेक्शन हो। तो उमर अता बंदयाल साहब ने उसके अंदर आया, वो एक अलग बात है कि तब से रीत पड़ गई, उन्होंने उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, और हुकूमत को पता चल गया कि यार जजेस में इतना कोई दम नहीं होता, अगर आप नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, कंटेम्प्ट लग जाएगी, कंटेम्प्ट के अंदर जो है वो आपकी चलती रहेंगी, डेट्स पड़ती रहेंगी। तो 90 दिन के बाद जो है वो इनका इलेक्शन ना करवाया गया। फिर काजी फायद ईसा साहब आए, उन्होंने हियरिंग्स की, काफ़ी हियरिंग की, और स्मार्ट वे के अंदर उन्होंने ये चीज़ उनकी माननी पड़ेगी कि उन्होंने किसी तरह से इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन और सारे जो स्टेक होल्डर थे उनको ये मनवा कर डिक्लेयर करवा दिया। लेकिन ये भी एक इम्प्रेशन आ गया कि यार सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर कुछ ज़्यादा हार्ड एंड वो नहीं लेंगी एक्शन, और आपको कंटेम्प्ट के अंदर जो है ये नहीं होगा कि जी वजीर आजम को उन्होंने उड़ा दिया, फलाने को उड़ा दिया। तो तब के बाद उनका वतीरा हो गया, और यही वजह है कि अब आपको जो देखें कि आपकी जो है रिजर्व सीट का जो मामला है उसके अंदर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। 2 वजाहतें आ चुकी हैं, 2 दफ़ा जो है वो 8 जजेस ने 8-5 से फैसला आया था, उन्होंने कह दिया कि जनाब ये हो इसके अंदर मामला। और आज जो है एजेंडे के अंदर इनको यही तय करना है ऑनरेबल जस्टिस साहिबान को, क्या मुल्क की तकदीर जो है इनके हाथ में है। इनको बताना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी होगा, मुल्क के अंदर जो है वो ऐसे बंदे उठाए भी नहीं जाएंगे। हुकूमत जो है वो किसी तरह ये चाह रही है, जो हुकूमत की पॉलिसी फेल हुई है, वो उनका मकसद ये था कि जनाब हम जो है वो याहिया अफरीदी को बना रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब और जो दूसरे जो है वो मुनीब अख्तर जो है, वो जो कमेटी के हिस्से होते हैं जो डिसाइड करती है कौन सा केस चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, वो रिज़ाइन कर देंगे। उन दोनों ने भी स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने रिज़ाइन नहीं करना, और अब लग भी रहा है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। अब रिज़ाइन जब नहीं किया उन्होंने, तो तब गवर्नमेंट को ये लगा कि जनाब ये पत्ता जो है ना गलत फेंका गया, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से रिज़ाइन हो जाए और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो उनकी आके सीट के ऊपर विराजमान हो जाए और वो कमेटी का हिस्सा बन जाए, और याहिया अफरीदी साहब को उस तरह से फिर तोड़ना आसान होगा, बात करनी आसान होगी। लेकिन वो अपनी बात पे खड़े हैं और उन्होंने ये नहीं किया। और अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जो याहिया अफरीदी हैं उनका तासुर यह है कि वो बाय बुक चलते हैं। आइन के अंदर जो लिखा है उसके ऊपर बात होगी, आइन के ऊपर जो कार्रवाई होगी उसी के ऊपर होगी। अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा रिजर्व सीट के मामले को, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सिंपल उन्होंने कहना जी कंटेम्प्ट लगा दी, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी, चाहे वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो आपके ये हो क्या नाम है इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई भी हो उसके अंदर, उनको जाहिर है उसके अंदर एक कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ सकता है। और ये चीज़ उनको दिक्कत दे रही है कि जनाब ये ना हो कि अब याहिया अफरीदी साहब आ गए हैं और जी हमें रगड़ा लगाएं, और हमें जो है वो अभी तो 26वीं आईनी तरमीम आई है, इसके बाद उन्हें मजीद तरमीमों की ज़रूरत है, क्योंकि मामला बैठ नहीं रहा। और ये बड़ा अच्छा प्ले किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर ने भी, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। उन्होंने कहा हम मैदान में खड़े हैं, ठीक है पार्लियामान का इस्तेकाक था, उन्होंने एक जो है तरमीम लाई, उसके बाद उन्होंने दूसरे बंदे को सिलेक्ट कर लिया, उसको इलेक्ट कर लिया और ये ठीक हो गया। लेकिन अब ये कहना कि वो इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ करेंगे, ये नहीं होना, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब का इंप्रेशन शुरू से यही है कि अब अगर वो नहीं करेंगे तो इसके अंदर कंटेम्प्ट फेस करना पड़ सकती है। इलेक्शन रिजर्व सीट का मामला सामने आपके, उसके अंदर अब तौहीन अदालत आएगी, 26वीं आई तरमीम भी आ चुकी है, और गवर्नमेंट का एक और वतीरा कि जनाब मंसूर अली शाह साहब जो है वो किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा ना बने। क्यों ना बने भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसका हिस्सा बनेंगे, सीनियर पुणे जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, और उसके साथ मुनीब अख्तर भी बनेंगे और दूसरे जो लोग हैं सीनियर वो भी बनेंगे। अब गवर्नमेंट जो है वो फंस चुकी है, और इसके अंदर उनको लग रहा है कि इसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब फिर आएंगे, जी 28वीं तरमीम मैं लेके आ रहा हूँ। और भाई आप ले आए 27वीं भी तरमीम ले आए, लेकिन मकसद ये है कि आपके नाना ने, आपकी मदर ने और इवन आपके फादर ने भी रूल ऑफ लॉ की बात की, वो खुद भी इसके विक्टिम रहे। अगर आप उसको नहीं कर रहे, और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे मुझे क्यों निकाला, तो आप फिर अगली टर्न के लिए तैयार हैं,
आपको फिर निकाल दिया जाएगा और फिर कोई जो है वो आप कहेंगे कि जनाब चहीता आ गया है, फलाना आ गया, और आप लोग जेलों में होंगे और ये अदालतें होंगी जिसको आपने कमज़ोर किया है। पहले तो फिर ना कोई आपको रिलीफ मिलता था, फिर आप वेट करते रहेंगे कि आपकी बेल पिटिशन किस तरह से लग जाए और आपको जो है वो रोल के ऊपर पार्लियामान के अंदर आना दिया जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच।